शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग, चाहे वह शिक्षक हो, प्राध्यापक हो या फिर विद्यार्थी, सभी को नित्य ही शोध पत्र, लेख, प्रबंध लेखन के कार्य में स्वयं को व्यस्त रखकर अपने अध्ययन अध्यापन कार्य में अपना योगदान प्रदान करना होता है। आमतौर पर जब हम कोई लेख किताब के लिए या वेबसाइट या ब्लॉग के लिए लिखते हैं, तो वह हमें खुद की भाषा में लिखना होता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज के बारे में विस्तृत नहीं जानते और वह दूसरों द्वारा लिखित सामग्री अपने लेख या ब्लॉग में पोस्ट कर देते हैं, जो कि साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म कहलाती है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ है। ऐसे में पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुका है तथा इस युग में साहित्यिक चोरी का यह एक अनैतिक कार्य के रूप में देखा जाता है। इसी विषय पर अधिक प्रकाश डालने हेतु हमारे बीच कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक के यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन डॉक्टर दीपक कापड़े सर उपस्थित हैं। वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, महाकवि, कवि कुलगुरु कालिदास और भारतीय ग्रंथालय शास्त्र के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इनकी प्रतिमाओं को, इनके संस्कारों को और इनके विचारों को स्मरण करते हुए मैं अपने शब्दों की शुरुआत करता हूं। All the dignitaries who are virtually present in this e-workshop, Honorable Secretary Sri Jain Sir, Sri Balkhande, Honorable President Dr. Deepa Balkhande Madam, officiating principals Dr. Pingarpure, Dr. Kosamkar, our Guru Dr. D.R. Deshpande Sir, and today's resource persons Dr. Dahibate Sir, Dr. Jange Sir, Dr. Sunil Kumar Chhatpati Sir, and all the librarians, teachers, conveyors, सभी को डॉक्टर दीपक कापड़े की ओर से प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। First of all, I congratulate to both colleges who are organizing this wonderful e-workshop on IPR and copyright, and also congratulate to conveyor Dr. Our librarian Dr. Swati Shambarkar and Varsha Meshram Madam. Today's my topic is plagiarism, practical approach. I am not going to discuss all these things, IPR, copyright, trademarks, and all those things which are repeated, which will be repeated. So I am only focused on plagiarism and how to check plagiarism, that is practical approach of plagiarism checking. So I want to share my PPT. तो मैं फोकस डाल रहा हूँ सिर्फ प्लेगरिज्म पे और उसके प्रैक्टिकल अप्रोच पे। पिछले 5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर में, और मुझे ये लग रहा है कि अभी यानी इस 1-2 साल में इसका ज्यादा प्रसार प्रचार और लोगों को अवेयरनेस हुआ है। इसके पहले थोड़ा कम अवेयरनेस था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि अवेयरनेस को निर्माण करने के लिए हमें लाइब्रेरियन की तरफ से कुछ प्लेगरिज्म जैसी चीजों में हमें इनिशिएट लेना बहुत जरूरी होता है। वो इसलिए कि nowadays everybody is facing a problem of plagiarism. Mostly the research scholars, academicians, students, authors, publishers, and who are concerned with the writing work. जो भी लोग writing work से concerned है, वो लोग एक तो वो अवेयर नहीं है या फिर अवेयर है तो उसको कैसा टैकल करने का वो चीजें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती शायद। और प्लेगरिज्म का प्रॉब्लम तो आपके सामने हमारे सामने एक इश्यू बन के खड़ा हुआ है। सो द इश्यू ऑफ प्लेगरिज्म इज डायरेक्टली कंसर्न विद द हायर एजुकेशन सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको कि इट इज
प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म यानी दूसरे का जो मैटर है, जो अपने मेहनत से उन्होंने लिखा है, जिन राइटर ने लिखा है, उसका मैटर अगर हम लोग अपने नाम से उसको अगर बताना चाहेंगे, हम उसका क्रेडिट लेंगे तो वो गलत होगा, और वही प्लेगरिज्म है। डिक्शनरी में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा उसका मीनिंग कि प्लेगरिज्म इज द प्रोसेस और प्रैक्टिस यूजिंग अनदर पर्सन्स आइडिया और वर्क पर्टेनिंग दैट इट इज योर ओन। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बोला है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या बोला है कि प्लेगरिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। खुद के नाम से अगर हम बोलते हैं दूसरे का मैटर को, हम अगर खुद के नाम से उसको क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो प्लेगरिज्म बन जाता है। सिंपली ऐसा बोलेंगे हम कि प्लेगरिज्म इज अ टाइप ऑफ चीटिंग। हम चीटिंग ही बोलेंगे उसको। दूसरे ने मेहनत किया है, उस मेहनत को, उसके वर्ड को, उसके लिखान को हम अपना समझ के अगर पब्लिश करते हैं तो ये एक प्रकार की चीटिंग है। वो किसी भी प्रकार का प्लेगरिज्म हो या किसी भी प्रकार की चीटिंग हो, वो होना नहीं चाहिए राइटिंग के वक्त। तो पार्ट भी हम लेते हैं या होल पार्ट होल यानी वर्ड टू वर्ड पूरा का पूरा आर्टिकल किसी का हम अगर लेते हैं तो वो भी प्लेगरिज्म बन जाता है। उसमें का छोटा सा पार्ट भी हम लोग हमारे इसमें यूज करते हैं और उसका एट्रीब्यूशन अगर हम नहीं देते, उसका रेफरेंस अगर हम नहीं देते हैं तो वो प्लेगरिज्म हो जाता है। अब कौन कौन से प्रकार के प्लेगरिज्म है? बहुत सारे अलग अलग साइट्स पे अलग अलग ऑथर ने अलग अलग प्रकार के प्लेगरिज्म को दिया है, लेकिन प्लेगरिज्म इज द प्लेगरिज्म। वो किस प्रकार का प्लेगरिज्म है उससे हमें कुछ भी नहीं। एज एन एकेडमिशियन हमें सभी लोग उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए कि इस प्रकार का प्लेगरिज्म है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म है, मोज़ेक प्लेगरिज्म है, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म है या सेल्फ एटो प्लेगरिज्म है। इसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत है ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अगर प्लेगरिज्म हम कर रहे हैं तो वो प्लेगरिज्म है। तो लेकिन प्लेगरिज्म कब होता है? हम लोगों का तो हमें पढ़ना ही है, तब जाके हम कुछ नया इनोवेशंस, नया आइडियाज हम क्रिएट कर सकते हैं। पढ़ने के बाद में उसका दूसरे का हमें लिखना भी है। लिखते वक्त हमें समझ में आता है कि हमें आगे क्या लिखना है। तो एक प्लेगरिज्म तो होगा, लेकिन वो उस वक्त प्लेगरिज्म नहीं रहता है, वो एक प्रकार की सिमिलरिटी रहती है। दूसरे का मैटर सेम वैसे के वैसा हमने लिया है, वो सिमिलरिटी है। जब हम पब्लिश करेंगे किसी भी मैटर को और अपने नाम से करेंगे, विदाउट एट्रीब्यूशन, विदाउट रेफरेंस, जब हम उसको पब्लिश करते हैं तब जाके वो प्लेगरिज्म बनता है। तो ये 2-4-5 प्रकार दिए हैं उसमें कि डायरेक्ट प्लेगरिज्म यानी पूरा के पूरा आर्टिकल किसी ने लिखा है और हमने उसको अपने नाम से दूसरे एक पब्लिकेशन में अगर हम उसको पब्लिश करते हैं हमारे नाम से, दूसरे का मैटर हम दूसरे जर्नल्स में या बुक्स में या कहीं भी हम उसको अगर हमारे नाम से पब्लिश करते हैं तो एक सीवियर डायरेक्ट प्लेगरिज्म बन जाता है। मोज़ेक प्लेगरिज्म जैसे पैच वर्क, जैसे छोटे छोटे पैच अगर हमने लिए हैं किसी के, दूसरे का लिखा हुआ हमने अगर हमारे इसमें यूज किया है उसको और उसको एट्रीब्यूशन नहीं दिया है, रेफरेंसेस नहीं दिए है, साइट नहीं किया है, तो वो भी एक मोज़ेक पैच वर्क प्लेगरिज्म बनता है। पैराफ्रेजिंग है, सेल्फ एटो प्लेगरिज्म है। सेल्फ एटो यानी खुद का, मैंने 10-15 आर्टिकल लिखे हैं लेकिन अब दूसरा आर्टिकल हम लिखना चाहते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मेरा आधा मटेरियल उसमें का लेके जैसा कि वैसा उसमें पेस्ट करूंगा और नया आर्टिकल बनाऊंगा। तो ये सेल्फ प्लेगरिज्म बन गया है। भले ही वो मेरा हो, मैंने लिखा हो, लेकिन फिर भी उसको हम दूसरे जगह पब्लिश करने के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। अगर यूज कर सकते हैं तो उसका भी हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये 4-5 प्रकार के है। किसी भी प्रकार के एनी काइंड ऑफ प्लेगरिज्म हो, हमें बहुत ज्यादा सोचने की उस पर जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ऑथर बहुत हर चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए जरूरी नहीं है। इसलिए छोड़ दो इसको, आगे बढ़ते हैं अपन कि रोल ऑफ यूजीसी। अब ये प्लेगरिज्म बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि डिजिटल मैटर बहुत आ गया है, उसमें कॉपी और पेस्ट ये जो चीजें है जो डायरेक्टली अपने को एक्सेस होते हैं, डायरेक्टली उसमें का कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये जो चीजें बढ़ गई है, डिजिटाइजेशन बढ़ गया है, तंत्रज्ञान का जो यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, उसकी वजह से प्लेगरिज्म ज्यादा होने लगा। क्योंकि पहले सिर्फ
प्रिंट डॉक्यूमेंट रहते थे, तो उसमें का प्लेगराइज करना बोले तो पढ़ के ही अपने को करना पड़ता। तो अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग सीधा साइट पे जाके जितना कॉपी करना है उतना कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं हमारे इस पे। ये सब बढ़ गया है, उसको अनकंट्रोल हो चुका है ये कैसा करने का। तो यूजीसी ने उस पर सोच विचार करके कुछ रेगुलेशंस निकाला है, जो 2018 में पब्लिश हुआ, 31 जुलाई को हुआ है, पब्लिश हुआ है। तो यूजीसी ने उसमें इनिशिएटिव लिया है कि इसको कंट्रोल किया जाए। तो यूजीसी के जो रेगुलेशन है उसमें कुछ आइडियाज दी है क्या करने का, हायर इंस्टीट्यूशन ने क्या करने का है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हायर एजुकेशन ने क्या करना चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है और अदर इंस्टीट्यूट है, उन लोगों ने क्या करना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए एक गाइडलाइन बनाई है जो वेरी स्ट्रिक्ट है। उसमें क्या बोला है उन्होंने कि आप अपने यूनिवर्सिटी में जो भी तुम्हारे इंस्टीट्यूट है वहां पे 2 कमिटियां बनाना पड़ेगा आपको। वो एक है कि डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, DAIP करके, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, IAIP। ऐसे 2 कमिटियां बनाने को उन्होंने बोला है। ये कमिटियां कब काम करेंगी, जब अगर प्लेगरिज्म होता है और उस पर ऑब्जेक्शन आता है, कंप्लेंट आती है, तब जाके वो 2 कमिटियां अपना काम शुरू करेंगी। तो कमिटियां जो काम करेगी तो पहले डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल पे जाएगा मैटर, उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल पे जाएगा, और वो जो भी सजेशन देंगे, जो भी उसका निर्णय होगा वो हमें मानना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। उसमें और भी प्रोविजंस दिए हैं कि लेवल ऑफ प्लेगरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ प्लेगरिज्म कैसा है। अगर कोई भी थीसिस में या डिसर्टेशन में या एकेडमिक या रिसर्च पब्लिकेशन में कितना परसेंटेज तुम्हारा प्लेगरिज्म होना चाहिए, या कितना परसेंटेज प्लेगरिज्म तक हम उसको फ्री कर सकते हैं, ऐसा सवाल बहुत इसके पहले आता था। ये जो रेगुलेशन निकलने के पहले ये सवाल होता था कि भाई कितना परसेंटेज हम प्लेगरिज्म कर सकते हैं, दूसरे का यूज कर सकते हैं। उसका कोई आंसर नहीं था, क्योंकि लिखित में या अथोराइज कोई चीज हमारे पास नहीं थी। आज इस रेगुलेशन की वजह से, यूजीसी के रेगुलेशन की वजह से हमें थोड़ा सा एक क्लियरनेस आ गया है। अप टू 10% आप देख रहे होंगे यहाँ पे, लेवल 0। आप सुन रहे हैं ना सब? हेलो, आवाज नहीं रही सर? हाँ सर, शुरू है, सुन रहे हैं सर। अप टू 10%, 0 लेवल है, अप टू 10% थीसिस एंड डिसर्टेशन में अगर हमारा प्लेगरिज्म है, तो प्लेगरिज्म बोले तो सिमिलरिटी, अभी जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाता तब तक प्लेगरिज्म हम उसको नहीं बोल सकते। वंस दैट इज पब्लिश देन इट बिकम ए प्लेगरिज्म। माइनर सिमिलरिटीज समझा जाता है इसको 10% अगर है तो, इसमें कोई पेनल्टी नहीं होती है थीसिस एंड डिसर्टेशन में। वैसे ही एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, जैसे आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते हैं हम जर्नल्स में, तो उसमें हमें माइनर सिमिलरिटीज को नो पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी नहीं होती है, क्योंकि ये होता ही है, 10% तो होना ही होना है। दूसरी बात, दूसरी लेवल दी है उन्होंने लेवल 1 करके, जिसमें 10% टू 40% सिमिलरिटी बताया है। अगर इसमें ऐसा होता है तो थीसिस एंड डिसर्टेशन में सच स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट ए रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीड 6 मंथ। 6 मंथ्स के पहले 6 मंथ्स तक वो रिवाइज स्क्रिप्ट सबमिट कर सकता है, उसको बोला जाएगा। और इधर एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन में शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट, वो सीधा सीधा आपका मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ करो बोलेगा। जो पब्लिशर्स है, जो जर्नल का पब्लिशर है, जर्नल में अगर हमें आर्टिकल पब्लिश करना है तो वो विड्रॉ करने को बोलेगा अपने, या फिर तुम्हारा प्लेगरिज्म जो है, सिमिलरिटी जो है, वो आपको साइट करके उसका एट्रीब्यूशन देके उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 है, लेवल 2 में 40 to 60% सिमिलरिटी, जिसको प्लेगरिज्म बाद में बोलेंगे, आप फिलहाल सिमिलरिटी बोलेंगे। सच स्टूडेंट शैल बी debarred from the submitting a revised script for the period of 1 year। तो ये स्टूडेंट को डिबार्ड किया जाता है 1 ईयर को, जो थीसिस और डिसर्टेशन सबमिट करना चाहता है। लेकिन इधर एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन में शैल बी आस्क्ड
टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी हो सकता है। शैल बी डिनाइड राइट टू वन एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट कोई प्राध्यापक है या कोई गाइड है या जो भी है उसका एक एनुअल इंक्रीमेंट को वो डिनाई भी कर सकते हैं। ये shall not be allowed to the supervisor of any new master, MPhil, PhD students, scholars for a period of 2 years। 2 साल के लिए उसको गाइड करने को मनाही की जा भी सकती है। ऐसा हो सकता है इसमें से कोई भी जो डिसीजन, वो जो कमिटी मैंने बताई है आपको, 2 कमिटी, वो इसमें से कुछ भी डिसीजन ले सकता है, उसको अपने को सामना उसका करना पड़ेगा। लास्ट है लेवल 3, 60%। 60% वो अगर है तो इससे भी ज्यादा पनिशमेंट हो सकती है। जैसे कि इसमें डिसर्टेशन और थीसिस में सच स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस फॉर द दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसल्ड, मतलब उसका डिसर्टेशन या थीसिस कैंसल्ड भी हो सकता है। और अगर एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन में हम देखते हैं तो शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट, शैल बी डिनाई राइट टू सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट, यानी 2 इंक्रीमेंट हमारे कम हो सकते हैं। शैल नॉट बी अलाउड टू बी ए सुपरवाइजर टू एनी न्यू मास्टर डिग्री, एमफिल डिग्री, पीएचडी डिग्री जो भी है उसको गाइडशिप भी उसकी जा सकती है। इस प्रकार के गाइडलाइंस यूजीसी ने 2018 के डायरेक्शन में दिए हुए हैं और इसको हमें फॉलो करना है। अगर ये हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब इनमें क्या किया है उन्होंने, जैसे डिसर्टेशन है, थीसिस है, कुछ है, तो कुछ एक्सक्लूजन भी दिया है। प्लेगरिज्म में से कुछ एक्सक्लूजन भी दिया है, जैसे कोटेड वर्क रिप्रोड्यूस विथ ऑल नेसेसरी परमिशन एंड एट्रीब्यूशंस, जिसको हमने साइट किया है या उस ऑथर की परमिशन हमने ली है, उसका रेफरेंस हमने दिया है, उसका क्रेडिट उसको दिया है जिस ऑथर ने ये पहले लिखा था, तो वो चीजें हमें यहाँ से माफ हो सकती है, मतलब एक्सक्लूजन उसे मिल सकता है। और दूसरी चीज है कि ऑल रेफरेंसेस, जो रेफरेंसेस होता है, जब हम चेक करते हैं तो रेफरेंसेस में कभी कभी प्लेगरिज्म बताता है, बिकॉज उस सिमिलरिटी बताते हैं। बिब्लियोग्राफी का भी जो पैटर्न है वो तो सेम रहेगा सभी का। अगर हम रेफरेंस देते हैं, बिब्लियोग्राफी देते हैं तो सेम रहेगा, तो इसलिए एक्सक्लूजन उसमें से अपने को मिला है कि रेफरेंस में, बिब्लियोग्राफी में, टेबल ऑफ कंटेंट में, प्रीफेस में और एक्नॉलेजमेंट में ये जो चीजें है वो प्लेगरिज्म में नहीं पकड़ी जाएगी। और कुछ चीजें है कि जो ऑल जेनेरिक टर्म्स है, लॉज है, स्टैंडर्ड्स है, सिंबल्स है एंड इक्वेशन वगैरह है, तो उस चीजों को भी उन्होंने एक्सक्लूजन दिया है। ऑल जेनेरिक टर्म्स मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि भाई महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सो एंड सो डेट में हुआ था, ये तो सभी लोग सेम लिखेंगे, उसमें कोई शंका नहीं, उसका कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, क्यों हजारों लोगों के लिखान में वो रेफरेंस आएगा, किसका रेफरेंस देंगे आप। इसलिए ऐसे जो टर्म्स होते हैं, जो फेमस होते हैं, जो सभी को मालूम होते हैं, जो जेनेरिक होते हैं, उस टर्म को प्लेगरिज्म नहीं कहेंगे, उसका एट्रीब्यूशन भी नहीं दिया आपने तो भी चलेगा, ऐसा इस गाइडलाइन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, और खास बात तो यह है कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी इन कोर एरिया, जो थीसिस का या डिसर्टेशन का या तुम्हारे आर्टिकल्स का जो एक कोर एरिया होता है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि समरी, जैसे कि हाइपोथेसिस, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये जो चीजें होती है ये हमारी खुद की ही होनी चाहिए। उसमें 1% भी प्लेगरिज्म या सिमिलरिटी नहीं चलेंगी, क्योंकि वो अपना होता है। वो भी अगर आप दूसरे का लेंगे और हमारी इसमें डालेंगे, थीसिस में डालेंगे, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है, दूसरे का कंक्लूजन, दूसरे का रिकमेंडेशन हम जैसे का वैसे उठा के हमारे इसमें डालेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्लेगराइज हो जाएगा, सिमिलरिटी बताएंगा उसमें। तो ये चीजें उस रेगुलेशन में उन्होंने 0 टॉलरेंस पॉलिसी में ली हुई है। कोर एरिया, एब्स्ट्रैक्ट, समरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। लेकिन इसको क्या ये 0% है कि कितना परसेंट है, इसको चेक कैसा करेंगे, ये तो एक मतलब एक चैलेंज हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो मार्केट में बहुत सारे नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट,
जिसमें उरकुंड है, टर्निटिन है, प्लेग चेक है, डुप्ली चेकर है, प्लेगरिज्मा है, बहुत सारे नंबर ऑफ। आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे प्लेगरिज्म चेक सॉफ्टवेयर, ऐसा अगर डाल के देखा आपने तो आपको लिस्ट की लिस्ट आ जाएंगी पूरी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर हमने यूज करना चाहिए। हर कोई फ्री वाला सॉफ्टवेयर हम यूज अगर करना चाहते हैं तो कभी मत कीजिए। पहले उसका पूरा स्टडी करना पड़ेगा आपको कि कौन से सॉफ्टवेयर को हमें यूज करना है। बिकॉज कारण बताता हूँ मैं आपको, मैं पिछले 4 साल से हर रोज एक ना एक थीसिस चेक करता हूँ, एक ना एक आर्टिकल चेक करता हूँ प्लेगरिज्म का। तब मेरे को ये ध्यान में आया, मुझे ध्यान में आया कि कुछ लोगों ने लिखते वक्त किसी और सॉफ्टवेयर में प्लेगरिज्म को चेक किया। वो चेक करते वक्त उनके जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उनके आर्काइव में चला गया मैटर, और जब मेरे पास आया वो चेक करने के लिए तो उसमें बताया 100% प्लेगरिज्म। ये हो सकता है, मतलब बार बार हम चेक करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर में हम चेक करेंगे तो वो अपने आर्काइव में ऑटोमेटिकली डाटा ले लेगा, और फिर बाद में डबल जब चेक करेंगे आप, या किसी ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर में जब चेक करेंगे आप, या यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर जो भी है, जो भी लिया है यूनिवर्सिटी ने, उसमें अगर आप चेक करने को गए तो आपको फिर ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्लेगरिज्म मिलेगा और सबमिट करना हमें मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एथेंटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। फ्री सॉफ्टवेयर है, उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसके आर्काइव में मैटर जा रहा है क्या, या फिर क्या उसके क्या फायदे हैं, क्या तोटे हैं, या हमको स्टडी करके फिर बाद में उस प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा इनफ्लिबनेट ने थोड़ा इनिशिएटिव ज्यादा लिया है, अच्छा लिया है, मैं ये कहूंगा अच्छा लिया है, क्योंकि इनफ्लिबनेट ने हमें शोध गंगा दिया है। शोध गंगा जो है उसमें पूरे इंडिया के थीसिस, फुल टेक्स्ट थीसिस अपलोड किए जा रहे हैं और एक्सेसिबल है, ओपन एक्सेस एक्सेसिबल है। अब इसमें क्या होता है कि सभी यूनिवर्सिटीज जो है वो यूनिवर्सिटीज उसमें अपने अपने थीसिस अपलोड करते हैं। अपलोड करते वक्त उनको कुछ प्रॉब्लम आया कि प्लेगरिज्म को हम क्या करेंगे, प्लेगरिज्म को कैसे चेक करेंगे, अगर प्लेगराइज रहा कुछ प्रॉब्लम होगा आगे चल के तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए इनफ्लिबनेट ने एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया कि प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर इन लोगों को देना है जो लोग शोध गंगा के मेंबर है। यूनिवर्सिटीज है, उसमें कुछ इंस्टीट्यूट है, तो वो सभी लोगों को उन्होंने एक सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दिया है जो कि स्वीडन का है, जिसका नाम है उरकुंड। तो उरकुंड इज एथेंटिक, मेरे को ऐसा लगता है एथेंटिक, बिकॉज जो इनफ्लिबनेट संस्था है वो यूजीसी की संस्था है, और यूजीसी की संस्था ने जो सजेस्ट किया है वो उरकुंड सॉफ्टवेयर है। तो उन्होंने टेक्निकल पर्संस है, हेलो, यूजीसी के जो इनफ्लिबनेट के जो टेक्निकल, उन्होंने किया है और चेक करने के बाद ही हमें सजेस्ट किया है। और सॉफ्टवेयर जो है वो हर प्रकार के डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं पीडीएफ ही चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स को डॉक्स चाहिए, वर्ड फाइल चाहिए, कुछ लोगों को पीपीटी ही चेक कर सकते हैं कुछ। तो ऐसा नहीं है कि इसमें उरकुंड में सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो सकते हैं, और इसलिए वो एथेंटिक है, ऐसा मुझे लगता है। तो व्हाट इज उरकुंड, क्या है उरकुंड? उरकुंड इज द टेक्स्ट मैचिंग सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर डिटेक्ट प्लेगरिज्म। एक प्लेगरिज्म चेक करने का एक सॉफ्टवेयर उरकुंड है। वाई उरकुंड, क्यों लेना चाहिए हमने उरकुंड? तो इसका कारण यह है कि इजी टू यूज, ये बहुत इजी है, क्योंकि इसको अगर हमने एक बार देख लिया कि कैसे चेक करने का है तो हम जल्दी से समझ सकते हैं कि कैसे चेक करने का है। दूसरी बात, ये ईमेल पे अपने को रिपोर्ट भी भेजता है और स्क्रीन ओरिएंटेड है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगली स्टेप हमारी क्या होंगी, ये चीजें इसमें उरकुंड सॉफ्टवेयर में दी गई है। इफिशिएंट भी है। इफिशिएंट इसलिए है कि उरकुंड विद इन 5 मिनट्स
आपके 5 फाइल्स है, 6 फाइल्स है, जितनी भी फाइल्स है 5 to 10 मिनट्स में अपने को पूरा रिपोर्ट दे देता है। और उसको अगर अब हम एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर कौन सा प्लेगरिज्म हमने मैटर प्लेगराइज हुआ है, कहाँ से हमने गलती की है, किसके आर्टिकल से हमने ये मैटर लिया है, ये भी वो बताता है। मतलब प्लेगरिज्म कहाँ पे हो रहा है ये भी बताता है, और विद इन 5 या 10 मिनट्स में बताता है। इसलिए ये इफिशियंट भी है और एक रिलायबल तो है ही। रिलायबल का कारण यह है, तो एक तो यूजीसी ने सजेस्ट किया है, इन्फिनिट ने सजेस्ट किया है। दूसरी बात रिलायबल इसलिए है कि उसमें एक सेटिंग है, उरकुंड सॉफ्टवेयर में एक सेटिंग है कि हम इसके आर्काइव सेटिंग में जाके उसको अगर आर्काइव को बंद कर दिया तो उसके आर्काइव में डाटा नहीं जाएगा, आपका डाटा बिल्कुल सेफ रहेगा। और आपको अगर लगता है कि आर्काइव में नहीं जाना चाहिए तो आप उसको बंद कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप आर्काइव में जाना चाहिए तो आपको चालू भी रख सकते हैं उसको। इसलिए उरकुंड इज द रिलायबल सॉफ्टवेयर फॉर चेकिंग द प्लेगरिज्म। ठीक है, अब ये उरकुंड का आपको मैं एक डेमो बताने जा रहा हूँ। आई वांट टू गिव यू डेमो। ये है उरकुंड का साइट, urkund.com/login। आप उरकुंड के लॉगिन पे जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, लॉगिन टू उरकुंड। अब इसको दो प्रकार के लॉगिन्स होते हैं, एक हमारा वेब ऐप होता है और एक एडमिन का होता है। एडमिन का हमारे काम का नहीं है फिलहाल, वो एडमिनिस्ट्रेटर के काम का है, लेकिन इस चीज से वेब ऐप से हम लोग इसका चेकिंग कर सकते हैं प्लेगरिज्म का। वो कैसे कर सकते हैं, इसको क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। अब ये आप बोलेंगे ये सर सभी के पास तो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं रहता है। इसका कारण मैं बताता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज है जो शोध गंगा पे अपलोड करने जा रहे हैं थीसिस, जो उनके मेंबर है, इन्फिनिट के मेंबर है, अपलोडिंग के लिए, थीसिस अपलोडिंग के लिए जो मेंबर है उनके साथ एमओयू किया है, उन लोगों को ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिला हुआ है और उनको इन्फिनिट की तरफ से यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। और उस यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करते हुए हम लोग उसको चेक करते हैं, थीसिस को चेक करते हैं। यहाँ पे भी दो प्रकार है, एक तो एक यूजर आईडी से जा सकते हैं हम लोग, या फिर इधर ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चूज करके उसमें भी जा सकते हैं और उसमें से भी अपना अकाउंट यानी प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि क्रिएट अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड स्टूडेंट, ये देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा होगा आपको, स्टूडेंट के लिए है। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है या कोई कॉलेज के स्टूडेंट है जो जिस यूनिवर्सिटी में आता है, नागपुर यूनिवर्सिटी के फॉर एग्जांपल, या तुम्हारा कॉलेज जो है पौनी का कॉलेज, आप लोग भी यहाँ पे स्टूडेंट अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके यूनिवर्सिटी ने वो एक्सेस आपके कॉलेज को, आपके स्टूडेंट को देना चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो सकता है और आप भी चेक करने के लिए उसे यूनिवर्सिटी में भेज सकते हो। फिलहाल मैं अपने संस्कृत कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी को ही आप बताऊंगा। अभी यहाँ से हमने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद ये इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो स्क्रीन है ये है एनालिसिस एड्रेस, ये है हमारे कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी का एनालिसिस एड्रेस। यहाँ पे फोल्डर बनाए जाते हैं, यहाँ से सेटिंग होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको सेटिंग का, तो सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे सारा सेटिंग है। सेटिंग आपको नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए आर्काइव से हम मैटर दूर कर सकते हैं इस सेटिंग में जाके, ये आपको नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन आपको यही बताऊंगा कि हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट ऑन दिस उरकुंड सॉफ्टवेयर फॉर प्लेगरिज्म चेकिंग। ये यहाँ पे देख रहे होंगे अपलोड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मेरा अकाउंट है डॉक्टर दीपक कपड़े, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल है, यहाँ से मैं लॉग आउट हो सकता हूँ। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट है, अगर इसमें मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे हेल्प का एक बटन है, इस हेल्प के बटन को अगर मैंने दबाया तो एक नंबर, ईमेल्स और क्या हेल्प चाहिए आपका कम्युनिकेशन भी उनके साथ हो जाएगा अगर कुछ ट्रबल्स आपको आता है तो। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अगर आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आएगी।
ये स्क्रीन में हमें अपना एनालिसिस एड्रेस देना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहता ही है। इसको हमें क्लिक करके देखना पड़ेगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, जो भी जिसका भी हम चेकिंग करना चाहते हैं, प्लेगरिज्म चेकिंग करना चाहते हैं, उसका सब्जेक्ट डालना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट में खास तौर पर शुरुआत में अगर नाम डाला तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की वजह से किसका कौन सा डॉक्यूमेंट है ये पता चल सकता है अपने को। सब्जेक्ट में अगर सिर्फ अपने टाइटल डाला तो कुछ दिनों बाद हमें सर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं डालता हूँ यहाँ पे दीपक कापड़े, DIPAK दीपक ये कापड़े। आप सब देख रहे हैं? दिख रहा है आप सबको? हाँ सर, दिख रहा हाँ है। सर, दिख रहा। ये प्रैक्टिकल वर्क है, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बड़ा अच्छा समझ में आता था शायद, लेकिन अभी तो ऑनलाइन चल रहा है अपना। नहीं, तो बहुत अच्छा है सर। जितना भी होता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे प्राध्यापक, बहुत सारे PhD स्कॉलर, बहुत सारे आर्टिकल के जो लिखान करते हैं लोग मेरे पास आते हैं और ट्रबल्स में रहते हैं जरा। तो थोड़ा सा लगता है उनको, पहले एक बार उनको समझा दिया और एक दो बार उन्होंने चेक कर लिया तो बार बार वो चेक करने के लिए मेरे पास, मेरे यूनिवर्सिटी के तो आते हैं, बाहर से तो आते ही है, महाराष्ट्र के बाहर के बहुत सारे थीसिस हमने चेक करके दिए हैं इस पे। फिर भी अब देखिए कि यहाँ सब्जेक्ट डाला हमने दीपक कपड़े प्लेगरिज्म, उसका टाइटल है समझो फॉर एग्जांपल, एक मिनट, प्लेजरिज्म, ऐसा अगर हमने टाइटल डाल दिया। यहाँ पे हमें मैसेज जो भी देना है उनको, सॉफ्टवेयर वाले को जो भी मैसेज देना है वो हम दे सकते हैं कि प्लीज ठीक है, हमने दे दिया। अब यहाँ पे हमें ड्रॉप फाइल हियर और क्लिक हियर, हमें यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ता है फाइल, जो भी हमें चेक करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं उस फाइल को हम यहाँ से एक तो ड्रॉप करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जैसे डेस्कटॉप पे गए हम लोग, किसी भी फाइल में गए, कहाँ पे है, ये है एक आधी फाइल, कौन सी है यहाँ पे, प्लेगरिज्म, यही फाइल लेंगे हम, डॉक्स प्लेगरिज्म प्रैक्टिकल अप्रोच। ये फाइल को ओपन किया हमने और यहाँ आने के बाद हमने इसको अभी सबमिट किया। ये थोड़ा टाइम लेता है सबमिशन, और 5-7 मिनट रिपोर्ट आने के लिए। ओके कर दिया हमने, ये तो आपका सबमिट हो गया है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद हमें मेन उर्कुन सॉफ्टवेयर पे, मेन होम पे जाना पड़ेगा। जब हम होम पे जाएंगे तो देखिए प्लेगरिज्म प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमने किया था, सबमिट किया था, वो चीज यहाँ पे आ गई है। अब इसमें ये जो स्क्रीन है, इसमें तुम्हारा यहाँ अगर क्लिक किया अपने प्लेगरिज्म प्रैक्टिकल अप्रोच, तो फुल टेक्स्ट अपने को कहीं भी कभी भी, मतलब 10 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर हमने वो इसको देखा, आर्टिकल को देखा, तो यहाँ से हम डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। अगर ये जो हमने अभी चेक करने को लिया है मैटर, वो मैटर ये उनके आर्काइव में गया क्या, सॉफ्टवेयर के आर्काइव में गया क्या, ये देखने के लिए हमें ये है, एक यहाँ पे बटन है, इन उर्कुन आर्काइव गया क्या, नहीं गया है। क्योंकि अगर गया होता तो ये क्या बोलते उसको, बोल्ड हो जाता। अभी फिलहाल ये चीज हमने बंद करके रखी है, इसलिए ये आर्काइव में नहीं गया है। ठीक है, अब इसका चेकिंग चालू है, थोड़ा सा समय लेता है वो चेकिंग के लिए। ये आते रहेगा, तब तक मैं आपको बता दूं कि आज तक हमने जितने भी थीसिस या आर्टिकल्स चेक किए हैं वो इसमें दिखाई देंगे आपको। देखिए इतने सारे लोगों के थीसिस और आर्टिकल्स हमने चेक किए हैं,
फॉर एग्जाम्पल को हम हमारे खुद की ही बताता हूँ मैं आपको क्या किया है हमने। तो कपड़े कहाँ है, कपड़े, हाँ के में है ना, कपड़े देखिए 123 पर्सनल, 123 आर्टिकल्स हो या कुछ मैटर्स हो या कुछ भी हमने चेक की। इधर दूसरा भी है 13। अब इसको देखते हैं 1 से 23 वाला क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो है प्लेगरिज्म प्रैक्टिकल अप्रोच जो अभी अपन ने चेक किया था ना, यही चीज है वो। 35% इसमें प्लेगरिज्म है, आप देख रहे होंगे। अब उसके पहले भी मैंने चेक करके देखा था प्रैक्टिकल अप्रोच वाला, तो 42% दिखाई दे रहा था। मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया तो 35 पे आ गया था। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और थीसिस हमने यहाँ पे चेक किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, यही जो अपने अभी पब्लिश किया है, मतलब पब्लिश ने इसको सबमिट किया है, ये चीज यहाँ पे 35% सिमिलरिटी बता रहा है। ये प्लेगरिज्म नहीं है, ये सिमिलरिटी बता रहा है। जब हम लोग उसको सबमिट करेंगे किसी भी पब्लिकेशन में, तब ये प्लेगरिज्म बनेगा, ये 35% ही प्लेगरिज्म बनेगा, जबकि यहाँ पे 35% है। लेकिन जब तक हम सबमिट नहीं करते, जब तक हम पब्लिश नहीं करते, तब तक ये प्लेगरिज्म नहीं बोला जाएगा, उसको सिमिलरिटी में ही लेंगे। अब ये सिमिलरिटी हमने कैसे चेक करने का, वो यहाँ से दिखाई देगा अपने को। 35% उसमें बताया गया है, सिमिलरिटी बताई गई है। तो 14 टेक्स्ट से लिया हुआ मैटर है, कहीं तो भी 14 सोर्सेस से लिया गया मैटर हमें दिखाई देता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा न्यू उर्कुन को न बताते हुए ओल्ड उर्कुन को बताएंगे आपको। ये देखिए, ये जो मैटर है, ये हमारा मैटर है। ये जो इधर एक वन साइड में दिखाई दे रहा है, ये मेरा मैटर है जो हमने लिखा है। अब इसमें प्लेगरिज्म हुआ कहाँ पे, तो ये इधर बताएंगे अपने को। एक मिनट, ये देखिए, प्लेगरिज्म मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क। ये मैंने प्लेगराइज किया, कहीं से भी लिया और उसको कॉपी किया है। ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको, निश्चित कहीं से तो भी लिया, मैंने कॉपी किया है इसको। ये जो सोर्स है ना, इसका सोर्स है। आप इसमें जाएंगे, ये जो है ये सोर्सेस बताता है अपने को हमने कहाँ से क्या लिया करके। अब देखते हैं, एक आधा सोर्स ओपन होता है कि देखते हो। एक मिनट, ये सारे सोर्सेस हमने यूज किए हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको। एक मिनट, कहीं तो भी होगा। ये किया क्या मैंने, ये यहाँ ये देखिए, यूजीसी कमीशन का मैंने लिया होगा कहीं से न कहीं से, ये सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लिया होगा, तो ये यहाँ से लिया है। ये वेबसाइट बराबर दिखाई दी उन्होंने और यहाँ से ये मैटर लिया है, ऐसा बोला है उन्होंने। यूजीसी गाइडलाइन यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये ऐसा मैटर भी बताता है कि हमने कहाँ से लिया है करके। बहुत सारे साइट से यहाँ पे स्लाइड्स देखते हैं, तो स्लाइड्स वगैरह आए हुए हैं। ये देखे, वो लिंक पे हमने क्लिक करने के बाद दिखाई दिया है कि प्लेगरिज्म डिटेक्शन एंड यूजिंग उर्कुन मैंने लिया है। जब मैं ये आपको प्रेजेंटेशन बनाने जा रहा था आपका, तब मैंने यहाँ से मैटर लिया है, तो ये बता रहा है कि इन्होंने यहाँ से मैटर लिया है। वैसे ही आप थीसिस में भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से क्या क्या मैटर कहाँ कहाँ से हमने लिया है। उसको फिर करेक्ट करके साइट करके आप उसको मतलब प्लेगरिज्म को यानी सिमिलरिटी को आप कम कर सकते हैं, और बाद में फिर लास्टली फाइनल सबमिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में या कोई जर्नल्स पब्लिकेशन में आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, होमवर्क उर्कुन क्या, तो ये प्लेगरिज्म का हमने आपको पूरा प्रैक्टिकल बता दिया है।
41%। देखिए अभी अभी जो अपने प्लेगरिज्म का अभी डाला हुआ जो मैटर है वो 41% बता रहा है। इसको हम ऐसा देखेंगे कि कौन से सोर्स में से क्या क्या हो रहा है, फिर से देखेंगे एक बार। विद इन 2 मिनट्स आपको बाकी समझा दिया है। ठीक है, ये 42% कहाँ से लिया है? रेगुलेशन 2018 से। देखिए दो चीजें है यहाँ पे। ये जो मैटर हमने लिया है ये यहाँ से लिया है, ऐसा बोल रहा है रेगुलेशन 2018 में, ये उसका लिंक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से। अगर ये हमारा जो भी सबमिशन है उसका रिपोर्ट क्या है, तो हम एक्सपोर्ट करके यहाँ पे अगर क्लिक किया तो ये 2 मिनट लेगा, 2 सेकंड लेगा, उसके बाद ये रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट में बोला है 38% प्लेगरिज्म आपके इसमें मतलब सिमिलरिटी है। और ये जो सोर्सेस इंक्लूड इन दिस रिपोर्ट, ये सोर्सेस से लिया हुआ है। ये आपका पूरा रिपोर्ट यहाँ हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्लेगरिज्म हुआ है, कहाँ कहाँ पे सिमिलरिटी हुई है। इसको हम बाद में हमारे हिसाब से उसको मैनेज करके उसका रेफरेंस देके साइट करके उसको फिर से उसको बना के फिर बाद में फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से करना बहुत जरूरी है ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी ये यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था उसको, तो उर्कुन को इफिशियंसी बताया था। स्टेप्स फॉर अवॉइड प्लेगरिज्म थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा डीप में जाके इससे प्लेगरिज्म से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके पहले बहुत बार ऐसा लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, इसे घबरा के हम लोग आर्टिकल भी नहीं लिखते थे और थीसिस लिखना तो दूर की बात है। तो आर्टिकल लिखने का है, नए लोगों ने बिल्कुल जरूर लिखने का हो, चाहे कितना भी सिमिलरिटी हो, कितना भी प्लेगरिज्म हो, अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करने का, लेकिन ध्यान रखने का कि हमने क्या करना चाहिए। तो साइट योर सोर्स, जो भी सोर्स आपने यूज किया हो उसको आप साइट करना न भूलिएगा। इंक्लूड कोटेशंस अगर लिया है आपने तो कोटेशंस इन्वर्टेड कॉमा में हमने बराबर ठीक से देना चाहिए। पैराफ्रेजिंग हमने नहीं करना चाहिए। पैराफ्रेजिंग यानी एक आधा पैराग्राफ किसी का लिया और उसका मीनिंग वही सेम रखते हुए उसमें के सिमिल वर्ड कुछ चेंज किए हमने, तो वो ठीक नहीं है, वो भी प्लेगरिज्म में आता है। तो उस चीज को किस हद तक करने का ये सोचिएगा आप। नहीं, मेरे ख्याल हमने जो लिखा है, हमको जो लगता है वो हमने लिखना चाहिए। ज्यादातर जहां आवश्यक है वहां ही रेफरेंस का यूज करना चाहिए। प्रेजेंट योर ओन आइडियाज, आपकी खुद की जो आइडिया है उसको लिखान में लाने की कोशिश करो ज्यादातर। और अगर चेक करना चाहते हो तो यूज एथेंटिक प्लेगरिज्म चेकर। ये प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। टर्निटिन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि टर्निटिन सॉफ्टवेयर को भी यूजीसी ने और इन्फ्लिपनेट ने उसको एडॉप्ट किया है। इसलिए मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि ऑलवेज रिमेम्बर, हरदम ये ध्यान में रखो कि कुछ प्रिकॉशन लेना हमें बहुत जरूरी है। तो उसमें जैसे डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट अगर आप करते हैं तो 100% वो कैसे किसी भी तरह से पकड़ लेता है प्लेगरिज्म। कोट रेफरेंसेस, अभी मैंने बताया है कि रेफरेंसेस कोट करो आप, और आइडेंटिफाई व्हाट डूज एंड डज नॉट साइटेड, क्या हमने साइट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में लो। क्योंकि हर चीज को हम साइट करते रहे तो मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीजें अपनी भी होना चाहिए उसमें, और कभी कभी 2-2 3-3 ऑथर के सेम रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो कहाँ साइट करने का, कौन सी चीज को साइट करने का, ये भी आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। यूज एथेंटिक प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हमने बताया है। मैनेज योर साइटेशंस, जो भी है आफ्टर चेकिंग मैनेज कर सकते हो आप। उसके बाद में है कि इफ द थीसिस इन अनदर लैंग्वेज, मतलब अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर है मराठी में है, हिंदी में है, कोई रीजनल लैंग्वेज में है, तो आप मोस्टली उसको यूनिकोड फॉन्ट में ही आप अपना थीसिस या आर्टिकल प्रिपेयर करो, और फिर बाद में उसमें प्लेगरिज्म चेक करो। प्लेगरिज्म चेक जो करना है, समझो थीसिस का है, थीसिस हम सबमिशन के वक्त आइन टाइम पे जाते हैं प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। अगर यूनिवर्सिटी हम जाते हैं तो वहां पे वो बोलते हैं कि नहीं, इसका प्लेगरिज्म चेक करने को 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं या 2 दिन लगते हैं, ये जो भी प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी की जो भी प्रोसेस है वो हमें बताएंगा तो हमारा लास्ट डेट सामने रहता है और बड़ी मुश्किल हो जाती है कि छोटे से पीरियड में हम क्या करना चाहिए। इसलिए
1 मंथ बिफोर आपने सबमिशन के 1 मंथ बिफोर प्लेगरिज्म चेक करना चाहिए, ताकि हमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो हम उसको हमको एक समय मिलना चाहिए उसका, तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद वो जो सीडी आप सबमिट करने जाते हो यूनिवर्सिटी में, थीसिस सबमिट करने जाते हो, सीडी सबमिट करने जाते हो, तो उस पे आपका क्लियर नाम, उसका टाइटल, उसका रिसर्चर का नेम जो भी है वो क्लियरली आपको लिख के देना पड़ेगा, ताकि वहां पे मिसप्लेस ना हो। तीसरी बात यह है कि जब हम थीसिस की बात करते हैं तो फाइल किस तरह से प्रिपेयर की जाए थीसिस की, क्योंकि ये प्लेगरिज्म चेक होने के बाद ही यूनिवर्सिटी में सबमिट होता है थीसिस। अब सबमिशन के वक्त हमें प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत बार एक ही सीडी में, एक ही फाइल में हम लोग पूरा थीसिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके जाते हैं, तो कभी कभी कोई कोई यूनिवर्सिटी इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट तो करती है, कर भी लिया तो बाद में जाके प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती कि शोध गंगा पे ऐसा दिया हुआ है कि ये फाइल अलग अलग होना चाहिए। जैसे कवर पेज की एक फाइल होना चाहिए, पीडीएफ फाइल होना चाहिए, दूसरी फाइल जो है वो सर्टिफिकेट की होना चाहिए, सर्टिफिकेट में फिर प्रीलिमिनरी पेजेस है, सर्टिफिकेट है, टेबल ऑफ कंटेंट है, ऑब्जर्वेशंस है, ये चीज की एक फाइल होना चाहिए। उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर जो भी होगा आपका इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, वो चैप्टर की एक फाइल अलग से होना चाहिए। फिर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसा करके जब कंक्लूजन का जब समय आता है तो कंक्लूजन की फाइल एक अलग से होना चाहिए, जिसमें तुम्हारा टाइटल पेज लगा हुआ होना चाहिए। ये अभी भी चालू है, ये 3-4 महीने पहले की बात है कि हम लोग जब शोध गंगा पे थीसिस अपलोड करने गए तो लास्ट चैप्टर उन्होंने लिया ही नहीं। तो लास्ट चैप्टर इसलिए नहीं लिया है कि उस चैप्टर को हमने टाइटल पेज नहीं लगाया था। तो अभी इन्फ्लिपनेट ने वो कंपलसरी कर दिया है कि लास्ट फाइल जो होती है, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, जो भी तुम्हारी फाइल है, उसको टाइटल पेज लगा के उसका फाइल नेम 80_ रिकमेंडेशन ऐसा बोल के उसको फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। नहीं तो इन टाइम पे अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपकी वो फाइल ली नहीं जा सकती है। सबमिट हो गया तो आपका भाग्य है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले ने अगर सीधा उस रूल से या उस हिसाब से काम करने की कोशिश की तो इन टाइम पे आपको वापस आना पड़ेगा, फिर फाइल बनाना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा और फिर विद इन द पीरियड आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में ये कहूंगा, जैसे कि हमारे जंगे साहब ने भी बड़ा अच्छा ये किया है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कॉपीराइट को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ 60 इयर्स पहले के जो भी बुक्स है उसको आप रिपोजिटरी पे डाल सकते हैं, ऑनलाइन पे डाल सकते हैं। वैसे ही मैं कहूंगा कि प्लेगरिज्म को डरने की जरूरत नहीं है, करके देखना चाहिए, करके देखना चाहिए। करके करते ही हमें आता है। हमें पता होता है कि कोई विमान अगर गिर गया, ऊपर उड़ता है विमान, अगर गिर गया तो उसमें बचने की कोई संभावना नहीं है, ये हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हमने विमान में बैठना, एयरप्लेन में बैठना छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। इसलिए सभी टीचर्स को, सभी लाइब्रेरियंस को, सभी स्टूडेंट को मेरा कहना यह है कि आप प्रयास करते रहो, अपने आप सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल प्रयास करते रहिए। इतना बोल के, इतना आप इस कॉलेज ने मुझे एक प्रकार की यहाँ प्रेजेंटेशन देने की संधि दी है, इसके लिए मैं कॉलेज का, कन्वीनर का, सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर कापड़े सर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तिमत्व है, जो नित्य किताबों के सानिध्य में रहते हुए भी गंभीरता का चोला न ओढ़ते हुए अपने जीवन को पूरी गर्मजोशी तथा जिंदा दिली के साथ जीते आए हैं। आप किताब प्रेमी के साथ साथ संगीत, नाट्य, वाक चातुर्य तथा विनोदी प्रवृत्ति आदि गुणों के धनी हैं। जब जो करने का मन हुआ तब वह किया, इस फलसफे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप
ऑर्केस्ट्रा तथा नाट्य में भी विशेष रुचि रखते हैं तथा इन क्षेत्रों में भी आपकी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। आज सर ने इतने गंभीर तथा महत्वपूर्ण विषय को बड़ी ही सरलता तथा सुगमता से स्पष्ट किया है। प्लैगियरिज्म में पुस्तकालयाध्यक्षों के कार्यशैली का महत्व। प्लैगियरिज्म की संक्षिप्त में व्याख्या सहज सुगम्य भाषा में स्पष्ट की है। उसके प्रकार, यूजीसी का रोल, उनके विभिन्न स्तर, प्लैगियरिज्म से किन किन चीजों को एक्सक्लूजन प्राप्त हो सकता है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इनफ्लिबनेट, ऑनलाइन प्लैगियरिज्म के अंतर्गत उरकुंड सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को प्रात्यक्षिक रूप में प्रैक्टिकली प्रयोग करके उन्होंने उसकी तकनीकी का विस्तृत विवेचन के द्वारा हमें स्पष्ट किया है। प्लैगियरिज्म से बने उसके उपायों के साथ आपने व्याख्यान की समाप्ति की है। संक्षिप्त में कहा जाए तो आपके व्याख्यान द्वारा कार्यशाला को सही मायने में ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है। धन्यवाद सर, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ।